जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार की सीरीज़ में अपने हक को जानना है, जिसमें बहुत प्रकार के हमारे अधिकार हैं जिसका हनन कोई नहीं कर सकता, और अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार हैं क्या, या कहाँ से कहाँ तक हैं? तो मौलिक अधिकार मित्रों अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में है। इसका उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है मित्रों, व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी समानता होनी चाहिए, उसके गरिमा की रक्षा होना चाहिए, और राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण भी होना चाहिए। अनुच्छेद 12 देखते हैं अब एक एक अनुच्छेद वाइज। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है मित्रों? अनुच्छेद 12 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। क्या कहता है अनुच्छेद 12? अनुच्छेद 12 यानी इस भाग में राज्य से अभिप्राय क्या है? राज्य से अभिप्राय भारत सरकार से है, संसद से है, प्रत्येक राज्य की सरकार से है, राज्य के विधानमंडल से है, और किससे है? और भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी भी हैं। अनुच्छेद 12 का वास्तविक उद्देश्य क्या है मित्रों? तो वास्तविक उद्देश्य ये है कि यह तय करता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कौन कर सकता है। यदि कोई संस्था राज्य है तो उस पर मौलिक अधिकार लागू होंगे, और क्या है, यदि राज्य नहीं है तो सीधे सीधे मौलिक अधिकार उस पर लागू नहीं होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता होनी चाहिए। अनुच्छेद 13 कह रहा है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा, मतलब उस सीमा तक वह शून्य हो जाएगा। इसमें 4 महत्वपूर्ण उपखंड हैं। जैसे अनुच्छेद 13 एक है कि पूर्व संवैधानिक अगर कोई कानून है, यानी जो संविधान से पहले बने हुए कानून हैं, यदि वे मौलिक अधिकारों से टकराते हैं तो अमान्य हो जाएंगे। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, यानी आच्छादन का सिद्धांत। जैसे कोई ऐसा कानून है जो राष्ट्र के हित के लिए है, तो उसमें क्या होगा मित्रों? उसमें मौलिक अधिकार वहाँ पर अमान्य हो जाते हैं, अर्थात वो कानून सर्वोपरि होगा। 13 का जो 2 है ये कह रहा है कि भविष्य के कानून, मतलब राज्य कोई ऐसा कानून बनाएगा, कैसा, जो मौलिक अधिकारों को छीनता या घटाता हो, मतलब राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, और अगर बनाया तो ये कानून पूर्णतः शून्य हो जाएगा। फिर तीसरा उपखंड क्या कह रहा है मित्रों? कि कानून की परिभाषा है, यानी कानून में क्या क्या शामिल है। अधिनियम शामिल हैं, अध्यादेश शामिल है, और नियम शामिल है। कानून में ये 3 चीज़ें शामिल हैं और शामिल हैं। जैसे क्या है? विनियम यानी रेगुलेशन जिसको कहते हैं, उपविधियाँ यानी बाइलॉज, और रीतियाँ यानी कि क्या, कस्टम्स। लेकिन संवैधानिक संशोधन इसमें नहीं आते। कब से? तो 24वें संशोधन के बाद से इसमें संवैधानिक संशोधन नहीं आते हैं। अनुच्छेद 13 का चौथा उपखंड कह रहा है मित्रों कि अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन की जो शक्ति है इस पर लागू नहीं होगी, मतलब इस पर यानी मूल अधिकारों पर लागू नहीं होगी। इसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायालय कानून की वैधता की जांच कर सकता है। और क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, यानी आंशिक रूप से अमान्य कानून हो सकता है, अधिकार निलंबन हटते ही पुनर्जीवित हो जाएगा। और क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यदि कानून का कोई भाग असंवैधानिक है तो केवल वही भाग हटेगा, वह पूरा कानून नहीं हटेगा। अब यहाँ से तो हम लोगों का शुरू होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार में क्या क्या है मित्रों? समानता का अधिकार है,
जिसमें राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, और ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के समक्ष हर कोई समान होगा, सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होंगे और समान परिस्थितियों में उनके साथ समान व्यवहार भी किया जाएगा। यहाँ से आती है रूल ऑफ लॉ की अवधारणा, यानी कानून का शासन की अवधारणा यहीं से आती है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि जो भेदभाव है, किसी भी प्रकार का भेदभाव, वो यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ विशेष प्रावधान है मित्रों, किसके लिए? महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, SC ST के लिए है और OBC के लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान ने बनाए हैं। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 16 कह रहा है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलेगा, सरकारी नौकरियों में अर्थात समान अवसर होगा, लेकिन यहाँ पर भी आरक्षण की अनुमति दे दी गई है, आरक्षण की अनुमति दी गई है। अब अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं छुआछूत, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं मित्रों? छुआछूत कहते हैं। तो छुआछूत का अंत हो जाएगा, मतलब बताया गया कि अस्पृश्यता एक अपराध है और सामाजिक समानता की आधारशिला यहाँ पर रखी गई। अनुच्छेद 18 से उपाधियों का अंत हो जाएगा, मतलब अब ना कोई राजा रहेगा, ना कोई नवाब, ना सर, ऐसी उपाधियां प्रतिबंधित होंगी, केवल सैन्य व शैक्षणिक उपाधियों में मान्य रहेंगी। जैसे सेना में जो उपाधियां हैं, जनरल का है, ब्रिगेडियर है, ये सभी सेना की उपाधियां चलेंगी। और साथ ही साथ अगर कोई पढ़ करके PhD है, MA की है, मास्टर साहब की डिग्री वाली, तो ये सभी मान्य रहेंगी। अब देखते हैं दूसरा भाग जो आता है मित्रों, दूसरा भाग है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। अनुच्छेद 19 के तरफ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सीधे सीधे कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता, तो ये 19A में है। फिर शांतिपूर्ण सभा करने की 19B में है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता कहाँ पर है मित्रों? ये 19 के C में है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता 19D में है। और फिर निवास की स्वतंत्रता 19E में है, और व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता कहाँ है? 19G में। अब आप सोचेंगे F वाला कहाँ गया? तो F वाला हटा दिया गया था, अभी बता रहे हैं कहाँ। लेकिन ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये कुछ जगह कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं। मान लीजिए कहीं पर युद्ध चल रहा है, वहाँ पर आप सभा करने जा रहे हैं तो नहीं करने पाएंगे, संगठन बनाने जा रहे हैं नहीं जाने पाएंगे, कर्फ्यू लगा हुआ है तो आपको आवागमन की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसमें कुछ प्रतिबंध हैं। अब अनुच्छेद 19B देखते हैं मित्रों, मतलब अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों में संरक्षण। मान लीजिए आपको, मतलब किसी ने कोई अपराध कर दिया तो पूर्वव्यापी दंड नहीं मिलेगा। पूर्वव्यापी दंड मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है और उसको उस अपराध के लिए कोई सजा उस समय दिया गया था तो सेम बस वही सजा सुना डालो। मतलब उसमें अगर आवश्यकता है कुछ परिवर्तन की तो होगा। डबल जियोपैडी नहीं होगी, मतलब किसी को 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा और एक ही गलती के लिए, और स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकता, मतलब अपने पक्ष में या अपने विपक्ष में स्वयं कोई गवाही किसी की मान्य नहीं होगी। अनुच्छेद 21 क्या है मित्रों? तो अनुच्छेद 21 कह रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब इसमें देखिए कुछ विषय आते हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है हर किसी को। इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है निजता, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य और कानूनी प्रक्रिया, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 21 का A देखें तो इसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और आपको बता दें ये चीज़ आपका 86वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है मित्रों? गिरफ्तारी से संरक्षण,
मतलब गिरफ्तारी के कारण की आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस पहुंची और आपको गिरफ्तार कर लिया। भैया गिरफ्तार किए हैं तो किस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आपको जानने का अधिकार है। साथ ही साथ अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है। वकील जेल में जाकर के मिल सकता है या आप उसे बुलवा कर मिल सकते हैं। तीसरा अधिकार आपका मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको अनुच्छेद 23-24 में रखा गया है कि कोई आपका शोषण ना कर सके। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है मित्रों कि मानव तस्करी, बेगारी और जबरन किसी से मजदूरी करवाना ये वर्जित है। मतलब ये चीज़ें आप नहीं करवा सकते हैं। अब इसके बाद में अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते हैं जहां पर खतरा हो। अब चौथी जो हमारी स्वतंत्रता है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। भैया हम जो चाहें वो धर्म माने, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। और ये चीज़ है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि धर्म मानने के लिए, आचरण करने के लिए और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 कह रहा है मित्रों कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन होगा, यानी मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं आप उसको बना सकते हैं। बस ये हो कि विवादित जमीन ना हो या उसके लिए कोई फालतू का विवाद आपके उस क्षेत्र में ना हो, ये चीज़ विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 27 कह रहा है धार्मिक कर निषिद्ध, मतलब किसी से धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता है। या मतलब जैसे मान लीजिए गैर वाले हैं, जैसे पहले आप लोगों ने जजिया कर का नाम सुना होगा ना, तो उस तरीके के कोई टैक्स अब नहीं लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है मित्रों, सरकारी एवं शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण है। मतलब सरकारी या शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 29 कह रहा है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार आपको है। और अनुच्छेद 30 कह रहा है मित्रों कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जो भी धर्म अल्पसंख्यक है वो अपना धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अब आपका छठवां आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। मान लीजिए इन सभी अधिकारों का आपसे कोई हनन कर रहा है, तब आप क्या करेंगे। तब भैया इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया। मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब देखिए आपने देखा इसमें अनुच्छेद 19F हमने हटवाया था, 19F हटा था और अनुच्छेद 31 नहीं बताया है। ये संपत्ति का अधिकार था मित्रों, मूल अधिकार में था, लेकिन इसको हटा करके क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A में। तो इस संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है मित्रों अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कह रहा है सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। देखिए 35 तक है ना, तो हमें 35 तक पढ़ना है। तो जैसे जो सीमा बल हैं उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध हैं। क्या कह रहा है, संसद कानून द्वारा कुछ वर्गों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है ताकि अनुशासन और कर्तव्य पालन सुनिश्चित किया जा सके। अब मान लो भैया सभा करने का अधिकार दिया गया है, सशस्त्र सीमा बल वाले यानी जो सशस्त्र सैनिक हैं वो हड़ताल कर दें, तब तो पूरा देश गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए उनके अधिकार को सीमित कर दिया गया ताकि जो कर्तव्य पालन है उसमें कोई बाधा ना आए। अच्छा, किन पर लागू होता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद जिनके मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है, किसको किसको सीमित कर सकती है, सशस्त्र बल को। सशस्त्र बल में मित्रों थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों सेना आ जाती है। अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल में कौन कौन आते हैं, बीएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, सीआईएसएफ हैं, आईटीबीपी है। इन सबके
क्या करते हैं, इन सब के सीमा मतलब अधिकारों को सीमित कर सकती है। पुलिस बल है, खुफिया एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें इंटेलिजेंट ब्यूरो है, रा है। दूर संचार व संचार से जुड़े बल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं मौलिक अधिकार क्यों सीमित किए जाते हैं, तो अनुशासन बनाए रखने के लिए, आदेशों के पालन के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसे शामिल किया जा सकता है। जैसे कि सैनिक हड़ताल नहीं कर सकते, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इनकी सीमित रहती है। अनुच्छेद 33 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। ये थोड़े बड़े बड़े हैं बेटा, इनको समझने का प्रयास करना मित्रों। यह शक्ति केवल संसद के पास है, मतलब अनुच्छेद 33 जो है इसे लागू करने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास में बिल्कुल भी नहीं है। अधिकार पूरी तरह समाप्त या आंशिक रूप से सीमित किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आंशिक ही, पूरी तरीके से भी समाप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्य इसका है कि कर्तव्य सर्वोपरि होगा और अधिकार आपके द्वितीय होंगे। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो मौलिक अधिकारों का नियंत्रित अपवाद है ये। यूपीएससी, यूपी और एसएससी में अक्सर पूछा जाता है कि किन लोगों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, तो ये हमने आपको ऊपर विस्तृत रूप से बता दिया है। अनुच्छेद 34 देखते हैं मित्रों, मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों से सुरक्षा होनी चाहिए। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब संसद कानून द्वारा उन व्यक्तियों को संरक्षण दे सकती है जिन्होंने उस समय कार्य किया हो। अब मार्शल लॉ क्या है? जब नागरिक प्रशासन विफल हो जाए तब सैन्य प्रशासन लागू किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पर सैन्य प्रशासन लग गया है, सेना के अधिकार में दे दिया गया, तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं और उस समय मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है। फिलहाल ये संविधान में परिभाषित नहीं है और आपातकाल से अलग अवधारणा भी है, इसको आपातकाल से बिल्कुल भी मत जोड़ना। अनुच्छेद 34 का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? तो मार्शल लॉ के दौरान कार्य करने वाले अधिकारियों या सैनिकों को कानूनी सुरक्षा देना होता है और बाद में इन्हें मुकदमे से बचाना होता है। नहीं तो पता लगे बाद में ये लोग इतना मुकदमा झेलें कि पता अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे, ये केवल मुकदमेबाजी ही देखेंगे। यदि मार्शल लॉ के दौरान सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कठोर कदम उठाए हों तो बाद में संसद उन्हें वैध ठहरा सकती है। अब इसके बाद में क्या है मित्रों, अनुच्छेद 34 के मुख्य बिंदुओं को भी देख लेते हैं। केवल मार्शल लॉ वाले लागू क्षेत्र में प्रभावित होगा और यह मौलिक अधिकारों को स्वतः समाप्त नहीं करता। इसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है मित्रों कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की शक्ति किसके पास है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है ताकि मौलिक अधिकारों को लागू और संरक्षित किया जा सके। अनुच्छेद 35 संसद को क्या क्या शक्तियां देता है? तो संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 16(3) मतलब सार्वजनिक रोजगार में निवास संबंधी योग्यता संसद निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 32 क्या है मित्रों? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया लागू करेगी। अनुच्छेद 33 में मतलब सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के दौरान कार्य करने वालों की सुरक्षा दे सकती है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार को दंड के लिए कर सकती है। अनुच्छेद 35 की विशेषता क्या है? राज्य विधानमंडल को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है अनुच्छेद 35 का। पूरे भारत में एक रूपता बनाए रखना इसका उद्देश्य है और मौलिक अधिकारों का व्यवहारिक क्रियान्वयन किया जाता है। परीक्षा के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखें मित्रों तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, 21 है, 21 ये है, 32 है, साथ ही साथ 17 है। इन सब से पूछा जाता है, इन सब से ज़बरदस्त प्रश्न उठते हैं मित्रों। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी
इसे ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।